इन्होंने बिना गवर्नमेंट की हेल्प लिए हुए 100 किलोमीटर जो रोड है उसको बनवा 5 करोड़ की घूस लेते हुए इनको पकड़ा गया था डायरेक्ट। 200 करोड़ से अधिक इनकी संपत्ति थी। माना जाता है कि इनकी जो भी संपत्तियां थी, ये देख रहे हैं इनको, ये पूजा सिंघल जी, ये कैश देख रहे हैं आप, ये जो टोटल कैश था उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि मतलब एक गाड़ी है तो उसके पीछे दो जो गाड़ियां हैं चलती हैं लाइन बाय लाइन। फॉर्च्यूनर से लोग फ्लेक्स करते हैं ना, इस समय लड़के देखेंगे आप लोग फ्लेक्स करते रहते हैं। जब फॉर्च्यूनर के आगे ये सिंबल के साथ कलेक्टर लिखा हुआ है तो आप सोचिए वो फ्लेक्सिंग किस लेवल की हो। प्रमोशन का पिरामिड है या फिर सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग तो ये है आईएएस ऑफिसर जी, और ये है इनका पूरा स्ट्रक्चर की कैसे प्रमोशन होता है, कैसे क्या सैलरी है, क्या बेनिफिट्स है। जिले का जो जितना भी डिपार्टमेंट है सभी इन्हीं को रिपोर्ट करता है। तैयारी नहीं हो सकती, बेशक हो सकती है, सिर्फ आपको इतने रूल को फॉलो करना है सर। घर बैठे आईएएस बन सकते हैं आप, सिर्फ इन चीजों को फॉलो कर लीजिए अच्छे से। वो चीजें घर से तैयारी करने में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, दोनों को मैं समझा दूं अगर आपको। एकदम हिंदी में होने वाली है, आसान भाषा में, ठीक ना, तो समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो जो उनको लेने आते हैं ना वहां पे जो मेन उनका स्वागत के लिए खड़े होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर ही खड़ा होता है वहां। पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, जो है क्राइटेरिया है एक आईएएस बनने के लिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में, आईएएस। ये इसे जॉब नहीं कहा जा सकता भाई, इसको जॉब कहने गलती हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये जॉब से बढ़ के है, ये इमोशन है लड़कों के लिए। जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा होगा वो जान रहा होगा कि आईएएस इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ इमोशन, ठीक ना। तो इमोशन की बात करें, इसमें हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, कि मतलब क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम के पैटर्न्स की, उसमें थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करेंगे कि हर साल कितनी पोस्ट आती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके तहत स्पेशली जो आईएएस के लिए कितनी सारी पोस्टें आती हैं, ठीक। कोचिंग करें या घर से कौन सा बेहतर होगा, लड़के बहुत कंफ्यूजन में आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं हम लोगों को, तो लड़के पूछते हैं उसमें कि सर घर से तैयारी करें या फिर कोचिंग से करें। और लेटेस्ट जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पावर कितनी मिलती है सर, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, आप जो चीज देख सकते हैं वो चीज कर सकते हैं इस पोस्ट के होने के बाद, ठीक ना। फिर प्रमोशन कैसे और कब प्रमोशन कैसे होता है सर, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, बेहिसाब घूस सही है सही। देखो यार, अगर इस समय की जितने लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सच्चाई है मैं वही बात करूंगा। सबके मन में एक फैक्टर रहता है ये, ठीक ना। तो चीजों को जान लो, किसका अंजाम क्या होता है और जिन्होंने लिया है वो कहाँ पे है इस समय, ठीक ना। तो चीजें सबकी चीजें अब तो बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आप बीए भी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उसके बाद भर सकते हैं किसी इंजीनियरिंग में भी होता है, या जितनी भी चीजें हैं जो कि मान्यता प्राप्त स्नातक के स्तर पे आती हैं, अगर उसको आपने पार किया हुआ है तो आप क्या करते हैं, यूपीएससी सीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और भविष्य के आप आईएएस तय है आपका बनना, ठीक। फिर उसके बाद आपको भारतीय नागरिक तो होना चाहिए, ठीक, तो वो तो आप हैं ही। उसके बाद 21 से 32 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूं जनरल की, और कुछ आरक्षण भी रहता है अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए, ठीक। फिर अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जान रहा हूं कि कई लड़के जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक ना। तो यार ठीक है, देखो थोड़ा हाँ है कि यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है थोड़ा यूपीएससी से, ठीक ना, कि होगा कि नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर एक छोटा सा जॉब ले लो, छोटा सा आई मीन कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, बट अगर इथिकल रूप में बात ना किया जाए तो सिंपल सी बात है कि है, ठीक ना, जो सच्चाई है मैं उस पर बात करूंगा। सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए मैं बोल दूं जैसे सारे टीचर्स बोलते हैं तो फिर मतलब क्या है यार, ठीक ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, हाँ, पर मैंने भी मेंस दिया हुआ है, ठीक। तो अगर बात करें प्रीलिम्स की, ठीक, तो 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के। एक में होता है जिसमें जीएस का सिलेबस है, और सेकेंड जो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, सीसैट, ठीक ना। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% अगर आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसको काफी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे जल्दी। इनको भी क्लासेस, सीसैट की क्लासेस पूरी इस चैनल पे फ्री में अवेलेबल होने वाली हैं सर, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक ना, पूरी तैयारी में साथ देंगे आपका हम, ठीक। तो ये एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप वैकल्पिक होते हैं ये सारे। जो प्री का है एग्जाम वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित होता है, वैकल्पिक होता है, ठीक। अगर इसके बाद बात करें मेंस की, तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं, 2 भाषा है जिसमें कि इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक। फिर अगर बात करें तो एक एस्से का होता है, एक निबंध का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, 4 जीएस के पेपर होते हैं। फिर अगर बात करें तो 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं, ठीक।
ठीक, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। इसका एक इन डेप्थ वीडियो भी आएगा, आप कमेंट करिए आपको चाहिए क्या। इसमें मैं चूंकि आईएएस के बारे में बता रहा हूं तो सीएससी का पूरा सिलेबस का पैटर्न या फिर सिलेबस डिस्कशन यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो कम से कम में ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आप लोगों को। ठीक, तो मैं एक, आप लोग कमेंट करेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इतने पेपर होते हैं। फिर इसके बाद एक 275 नंबर का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 275 नंबर का होता है। आप क्या, पहले आप प्रीलिम्स देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर लफसना में आप जाएंगे। ठीक, फिर बात करेगा टोटल नंबर की, तो 2025 नंबर का टोटल नंबर होता है। ठीक, ये 2025 नंबर, एक काम करो यार, अभी से तैयारी में लग जाओ। 2025 में 2025 नंबर के साथ सिलेक्शन लेना है तुमको। आई मीन 2025 तो किसी के नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक, फिर अगर बात करें, फिर वही है चीजों को, ये अलग पैटर्न में मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। 200 नंबर के होते हैं प्रीलिम्स, 200 नंबर्स के 2-2 घंटे में सीसेट होता है। तो इसमें 33% आपको सिर्फ लाना है। कितना लाना है आपको? 33% लाना है आपको। ठीक, फिर अगर बात करें स्टेज 2, तो मेंस एग्जामिनेशन मैंने बताया 9 पेपर होते हैं, जिसमें 3 घंटे के पेपर होते हैं। मेंस देखो यार, अगर तैयारी करना है ना तो मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स तो अपने आप हो जाता है सर, और एक साथ तीनों तैयारी लेके चलना है तुमको। अपने पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है कि एक भविष्य का सिविल सर्वेंट कैसा होता है, एक डिसिप्लिन वे में रहता है। ठीक ना, ये देख रहे हो। हाँ, बट ये फोटो खास है। यहाँ पे हुआ क्या था, मैं स्टोरी बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और ये जो महाशय हैं, ये आईएएस ऑफिसर है, ये इनको रिसीव करने जाते हैं। क्या, ये रिसीव करने जाते हैं उनको। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी सीएम है, पीएम है, कोई भी बड़ा जब आता है विधायिका का, तो क्या करता है, उसका एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उनको जाके वो रिसीव करे प्रोटोकॉल के साथ। क्या होती है, एक आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव करने जाए। ठीक, तो रिसीव करने गए थे, इन्होंने चश्मा नहीं निकाला था, ये देख रहे हैं। चश्मा पहन के ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहा है। ठीक, तो ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट जो है, रूल है, उसका ये उल्लंघन माना जाता है। ठीक, इनको चश्मा उतार देना चाहिए था रिस्पेक्ट शो करने के लिए, और इनको क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक, हाँ, बाद में तुरंत बहाली हो गई थी और इनको फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद दे दिया गया था। ठीक, पर इन चीजों का देखिए, यही डिसिप्लिन की बात हो रही है सर। यहाँ पे सर्विस में जाने के बाद बहुत सारे रूल्स आएंगे, आपको फॉलो करने हैं, समझ रहे हैं। तो ये था इस पिक्चर के पीछे की स्टोरी, इसीलिए मैंने डाला था। अब बात करते हैं पोस्ट की, आखिर पोस्ट कितनी आती है। तो इससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, 2013 से 2022 तक का ये रिपोर्ट है, और 2023 में 1105 कितने टोटल पोस्ट आए हैं, 1105 टोटल पोस्ट 2023 में यूपीएससी सीएससी के आए हुए हैं। ठीक ना, तो अगर बात करें आप लोगों को, तो ये देखिए 2013 में 1228 पोस्ट आया था, 1364, 1164, 1079, 980, 782। ये देखिए लोएस्ट जो है 2018 में पोस्ट आपको देखने को मिलेगा 782। ठीक, फिर उसके बाद जो 2022 में पोस्ट आया था 1011, और इस समय आया है 1105। ठीक, 1105 टोटल पोस्ट आया है। इसमें 2021 में 180 पोस्ट आया था। 2021 में कितना पोस्ट आया था, 180 पोस्ट। ठीक, तो वही मान के चलिए कि मतलब 150, कभी 100 ऐसे पोस्ट आते रहते हैं, मतलब कि 0 to 200 के बीच में वेरी करेगा ये। ठीक, समझ रहे हैं आप, क्या करेगा ये, जो टोटल पोस्ट है वो 200 से 0 के बीच में वेरी करेगा। 0 to 200 पोस्ट हमेशा हर साल यूपीएससी के द्वारा आईएएस, प्रॉपर आईएएस के लिए आते रहते हैं। ठीक, अब अगर बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोचिंग से तैयारी करें या घर से तैयारी करें। ठीक, तो अगर बात करें सबसे पहले कि कोचिंग में दिक्कत क्या है सर, कोचिंग में दिक्कत क्या है सर, सबसे पहली बात कि एक्सपेंसिव होते हैं। कोचिंग जो है आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज की कोचिंग्स अब थोड़े सस्ते हो चुके हैं, सस्ते क्या अफोर्डेबल बोलेंगे। पर अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईएएस के लिए, जो प्रॉपर आईएएस की तैयारी करा रहे हैं अच्छे से, तो उनका अगर आप फी देखेंगे तो फी का स्ट्रक्चर देखिए सर, कोचिंग का 1 लाख 2 लाख, तो एक मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का जो है वो कहाँ से 1-2 लाख के अरेंज कर पाएगा, उसका अरेंजमेंट नहीं होना है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आपको कोचिंग की नीड समझ में आ रही है कि हाँ मतलब मेरे को कोचिंग लेना है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सिलेबस देखिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक ना, तो फिर अगर आपको लगे कि हाँ कोचिंग की नीड है तब आप करिए। ठीक, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था सर। ठीक, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है सर। कोचिंग एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूम, आपका टाइम बहुत जाएगा। ठीक ना, एक पार्ट है इसका, कई लड़के तैयारी करने जाते हैं, उनका भटकाव हो जाता है, मुंह माया में पड़ जाते हैं वो, तो ये भी एक है।
फिर नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, सभी लोग, कई लोग मैंने देखा है प्रॉपर तैयारी करने गए, वो अच्छे स्टूडेंट भी थे, बट चूंकि बाहर के खाने से उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गए और उनको फिर फूड पॉइजनिंग भी कई लोग हो जाती है बाहर के खाने, समझ रहे हैं। तो आपको देखना है सर आप किस में कंफर्टेबल हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए आप कोचिंग करने चले गए, वहां का फूड या फिर वहां का एनवायरमेंट आपको पसंद नहीं आया, तो फिर दिक्कत होने वाली है ना। तो ठीक, तो फिर ये भी देख लीजिएगा, आपको कंसिडर करना है। और सबसे बड़ी चीज जो है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करना अपने में ही बहुत बड़ा एक मुश्किल टास्क है सर। किस कोचिंग में जाएंगे आप? अच्छे कोचिंग सिर्फ ऐड के भरोसे चल रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, दिल्ली मुखर्जी नगर और प्रयागराज के 99% कोचिंग जो है सिर्फ ऐड के बलबूते पे चल रहे हैं। जो टॉपर्स हैं उनको बाई करना है और उनको पोस्टर पे छाप देना है। लड़का देखता है तो समझता है अरे यार ये इंस्टीट्यूट ने इनको एसडीएम की पोस्ट दे दी, इस इंस्टीट्यूट में इनको आईएएस बना दिया, आईएफएस बना दिया, आईपीएस बना दिया, तो हम भी जाएंगे तो उससे बन जाएंगे। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है, ठीक ना। फिर अगर बात करें कि प्रोज क्या है सर, किसी चीज का कौन सा है तो प्रोज भी है, हानि है तो लाभ भी है, ठीक ना। फिर कोचिंग करने के लाभ क्या है? एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाती है सर आपको, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि हर साल सिलेबस को एनालिसिस कर रहे हैं अच्छे से, वो आपको एक गाइडेंस देंगे, अच्छा मेंटरशिप मिल जाएगा आपको, ठीक। पर मैंने वही बोला ना, मेंटरशिप अच्छा मिले तब ना सर, लड़के तो भटकाओ में इस समय, ठीक। फिर एक्सेस टू स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, पर ये इंटरनेट युग है, इंटरनेट युग में मेरे को नहीं लगता है किसी को कि स्टडी मटेरियल की नीड होगी। जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक। तो ये मैं उसको इतना कंसिडर नहीं करता हूं। रेगुलर टेस्ट एंड असाइनमेंट, पीयर सपोर्ट एंड मोटिवेशन, चांस टू नेटवर्क विद अदर एस्पिरेंट्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जाएंगे आप तो एक आपको मोटिवेशन मिलता है, होता है ना कि आपके जैसे 4 दोस्त होते हैं, उनके एवरेज आप होते हैं, ठीक है। तो आप इस समय जहां पे हैं तो वहां पे आपके दोस्त मस्ती करेंगे, पबजी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे, जाएंगे वहां पे तो एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा सर। क्या मिलेगा? एक अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आप एक अच्छे से प्रिपरेशन अपने कर सकते हैं, ठीक ना। नेटवर्क मिलेगा आपको अच्छा, अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे अच्छे, ठीक। फिर अगर बात करें तो होम प्रिपरेशन, फिर आप घर से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लाभ हानियां क्या? अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस की। आपको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलेगी, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छी गाइडेंस का मतलब एक जो फिजिकल होता है, आप खुद सोच के देखिए, किसी फोन पे बात कर रहे हैं और किसी आप जब पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, बहुत डिफरेंट आ जाता है उसमें, ठीक। तो आपको जो फिजिकल गाइडेंस मिलता है वो मेरे हिसाब से अच्छा होता है, बाकी ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक। फिर डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड, घर पे रहने में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर, डिसिप्लिन में रहना, एक मोटिवेशन लेना कि आप वहां पे जाएंगे आप तो वही माहौल ही आपको मिल रहा है, तो आप काफी मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक। तो एक जब आप घर से तैयारी करते हैं तो हाँ, एक होता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। और आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है टालना, आप चीजों को टालते हैं कल पे। आज आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे आप घर ही पे हैं, पर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जब क्लासेस चली गई तो फिर तो आने वाली नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या घर से कर रहे हैं तो होता है कि बंदा जो होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है चीजों को, मतलब चीजों को टाल देता है, अरे यार कल कर लेंगे, आज घर पे चिल, फूफा के लड़के की शादी है, ठीक। और थोड़ा आप लोनली और आइसोलेटिंग फील कर सकते हैं घर पे रह के, ठीक। अगर बात करें प्रोस की, अगर मैं बताया ना किसी चीज की हानि है तो उसके लाभ भी है। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो उसकी भी लाभ हानियां दोनों हैं, ठीक ना। तो फिर अगर बात करें प्रोस की तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं ना तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, भाई ठीक है दिन में नहीं मेरा मन करता है। कई लोग होते हैं नाइट ऑल होते हैं, उन लोगों को रात में अच्छी, देखिए सबकी बॉडी मैकेनिज्म अलग है यार। कई लोग बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ो, भाई मेरे से नहीं होता है, मैंने कभी सुबह उठ के 4 बजे नहीं पढ़ाई, मेरे से नहीं होता है पढ़ाई 4 बजे का, ठीक। मैं सोता हूँ मस्त, ठीक, वहां पर रात में जग के पढ़ लेता हूँ। तो वही है, सबके लिए एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल आप अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सबसे बड़ी चीज है ना यार, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बंदे के लिए ना पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बंदा, लोग बोलते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो शुरू से ही ना जो बंदा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में हुआ है ना भाई, वो जब देखा है अपने माता पिता को पैसे के लिए बिलखते हुए तो किसके पीछे भगेगा यार, किसके पीछे भगेगा वो। जो पैसे वाले होते हैं ना उनको बोलना है बहुत आसान रहता है कि भाई पैसे से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, बहुत चीजें होता है, पैसे सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक ना। फिर अगर बात करें तो इन्वायरमेंट की, वातावरण की, सेल्फ टेस्ट लर्निंग, मोर कंट्रोल ओवर योर प्रिपरेशन, ठीक, यही सारी चीजें हैं। तो क्या घर से रह के तैयारी नहीं की जा सकती? एक अच्छे मेंटर के बिना तैयारी नहीं की जा सकती है। देखो मेंटर तो होना जरूरी है, बट ऑनलाइन भी आपको इतनी मेंटरशिप मिल जाएगी। अगर यूपीएससी का सबसे बड़ा जो मेंटर है वो कौन है, आप बता सकते हैं? मैं बताऊं, सबसे जो बढ़िया मेंटर है ना मेरे को लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस जो दोनों हैं ये सबसे अच्छे मेंटर हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक। तो अगर हम बात करें कि हाउ टू क्रैक आईएएस विदाउट कोचिंग,
कि बिना कोचिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं सर। तो मैं तो बोलूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 80% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाएंगे, बचा 20%। देखो 80% आई मीन क्या, 80% जिससे आपका सिलेक्शन होगा, मैं उसका बता रहा हूँ। 52% पे लोग टॉप कर जाते हैं यूपीएससी को, ठीक ना, तो 52 का 80 में बता रहा हूँ, ठीक। फिर अगर बात करें सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली, पहले अगर आपको करना है तैयारी में क्या, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है सर। मेंटली प्रिपेयर का मतलब क्या, देखो मानसिक क्षमता से तुम्हें तैयार रहना है सबसे पहले, क्योंकि जो तैयारी है ये बहुत लंबी चलने वाली है। 1 साल तो इसके एग्जाम होने में लग जाते हैं, आएगा नोटिफिकेशन, फिर आप क्या प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ठीक। तो ऐसे नहीं मिलेगी ना चमचमाती हुई क्रिस्टा हुटर के साथ, ठीक। तो आपको सबसे पहले मेंटल प्रिपेयर रहना है चीजों के लिए। चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक ऑप्शनल चूज कर लेना है सर। कोई हिस्ट्री ले सकता है, कोई ज्योग्राफी, कोई मैथ, आपका जो भी हो, ये आप पे डिपेंड करता है सर आपका किस में इंटरेस्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शनल देखिए, आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें एक चीज पे डिपेंड करती हैं, और वो है पहला मेहनत, और दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका, ठीक। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय जो होता है, आपको चूज कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको, आपका इंटरेस्ट है उसमें, किस चीज के साथ आप अच्छे से, क्योंकि देखो जो भी तुम ऑप्शनल चूज करोगे उसको एकदम इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा सर, उसके बारे में एक एक चीज नॉलेज लेना पड़ेगा, जिनका अलग अलग चीजों रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे उसके लिए, तो उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो किसी चीज को ज्यादा तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उसमें यार, जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ोगे, ठीक। तो तुमको वही ऑप्शनल चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक। फिर एक्वायर गुड स्टडी मटेरियल, कई लोग सपना देखते हैं कलेक्टर बनने का और बन के आ जाते हैं बुक कलेक्टर। बुक कलेक्टर मतलब जो पुस्तक का पूरा भंडार लगाए हुए हैं, ठीक ना, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या है, रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक ना। तो आपको रिवीजन करना है सर, आपको 5-6 बुक उठा लेना है और उसी को पढ़ते रहना है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, वैसे ही सारे बुक्स, और उसके बाद तो सारे अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूपीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, वो देख लीजिएगा जाके आप लोग यूट्यूब पे, ठीक। फिर गो थ्रू द सिलेबस, मैंने बताया ना जो सबसे बढ़िया मेंटर है सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट करा के चिपका दीजिए, अगर आप देखेंगे तो वहां पे पीछे मेरा सिलेबस पूरा लगा हुआ है, ठीक ना। फिर अगर बात करें मेक स्टडी प्लान सर, मैंने बोला ना घर पे जब आप रहेंगे तो आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, टालेंगे कल पे, ये नहीं करना है सर। डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। देखिए ना आप कैसे, मैंने बताया ना पीएम मोदी को रिसीव करने गए थे सर, तो उनको डिसमिस कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि लेक ऑफ डिसिप्लिन थी। तो सर्विस के बाद जब डिसिप्लिन का हटना नहीं चलता है तो फिर सर्विस में आने से पहले कैसे चलेगा सर। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा सर, ठीक। फिर अगर बात करें तो ब्रिंग डिसिप्लिन योर लाइफ, वही हुआ। रिवाइज रेगुलरली, मैंने बताया ना कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है सर। रिवीजन के बिना नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो मेंस का एग्जाम होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब चीजों को आपको लिखना है पूरा, 4 ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा सर। तो लिखने के लिए आपको एकदम रिवाइज रहना है, चीजों को याद करके अच्छे से, चीजों को समझ के अच्छे से, चीजों को एनालिटिक वे में पढ़ के आप जब लिखेंगे तभी क्या होगा, आप उस चीजों को मेंस में अच्छे से दे पाएंगे, ठीक। टेक मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत डिफरेंट कर देता है, एक जो नहीं देता है और एक जो देता है। जो देता है वो समझ जाता है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है सर, पूरा खेल टाइम का। देखो मैं बता रहा हूँ ना, जितने लोग यूपीएससी के एग्जाम बैठते हैं 90% बंदों को सारा चीज आता है, ठीक ना, पर वो टाइम के अंदर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक। तो चीजों को टाइम के अंदर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। फिर स्टडी अपडेट, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना है सर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए पूरा, ये मैं अच्छे से बनाया हुआ हूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक। वहां पे मैंने पीडीएफ इसको डाल दिया अच्छे से, इसमें पूरा इसके बारे में चीजें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक। जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। ग्रूम योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, मैंने बताया ना कि इंटरव्यू के लिए आपको तैयार रहना है पहले से ही डिसिप्लिन वे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर। अगर पावर को, आईएएस की पावर को मैं अगर एक शब्द में बोलूं तो आप जो चीज देख सकते हैं उस चीज में बदलाव ला सकते हैं। मेरा मतलब क्या है, अगर आप देख रहे हैं पुलिस किससे घूस रही है, घूस ले रही है, आप उस पर भी कंट्रोल है आपका, क्योंकि एक्चुअल में जो एसपी होता है, एसपी जो पुलिस का हेड होता है, वो किसको रिपोर्ट करता है, वो वहां के आईएएस अधिकारी को रिपोर्ट करता है, समझ रहे हैं आप। तो जो सारा विभाग है वो किसके कंट्रोल में है, आईएएस ऑफिसर के कंट्रोल में है, ठीक ना। सर्वे सर्वा है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, सिंचाई विभाग, जल विभाग, जितने विभाग हैं सर, उसका कौन है, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, एक आईएएस ऑफिसर को ही वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक।
तो अगर बात करें कलेक्टर, देखो पहले एक चीज जान लो कि इनको कलेक्टर कहाँ क्यों जाता है। ये ब्रिटिश के टाइम से इनको कलेक्टर कहा जाता है। जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको कलेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या करता है कि जितने भी रेवेन्यू है, जितना भी राजस्व होता है, उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके क्या करता है, राज्य सरकार जो विधायिका है उसको भेज देता है। ठीक, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको कलेक्टर बोला जाता है। ठीक, तो सिंचाई बकाया मैंने बोल दिया ना यार, जितनी भी विभाग हैं तुम देख सकते हो, उसका जो हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो कौन है, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक, तो पावर के बारे में इतना। अब बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे और कब जो होता है, प्रमोशन कैसे होता है इन लोगों का। जो सबसे पहले आप लोगों को एज ए ट्रेनी बोला जाता है, इन लोगों को क्या बोला जाता है, इन लोगों को ट्रेनी आईएएस ऑफिसर। जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर होता है, उन लोगों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो पद है वो दिया जाता है, एसडीएम जिसको बोलते हैं। कई जगह सब डिविजनल ऑफिसर भी उसको बोलता है, एसडीओ, एसडीएम, ठीक ना, जिसको डिप्टी कलेक्टर भी बोला जाता है, उप जिला अधिकारी। ठीक, तो यहां पे जब आप रहेंगे तो आपको 56,100 की हैंड सैलरी मिलेगी सर। कितने मिलेगी, 56,100 की आपको सैलरी मिलेगी। तो देखो ये सारी फील्ड पोस्टिंग है। यहां तक जो आप देखेंगे डिविजनल कमिश्नर तक, ये क्या है, ये फील्ड पोस्टिंग है। फील्ड पोस्टिंग है मीन क्या, यहाँ पे आपको सुविधाएं बहुत मिलती है सर। मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप जो देखते हैं, कई लोग आईएएस में इसलिए आ जाते हैं कि सोचते हैं कि यार डीएम का इतना बड़ा बंगला है, इतनी सारे कारें हैं, तो सोचो अब ये तो स्टार्टिंग फेज में है इसकी, जब आगे जाएगा तो फिर ये कारों का काफिला बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है, सैलरी बढ़ेगी सिर्फ। ठीक ना, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसलिए ज्यादा सुविधाएं जाते हैं क्योंकि वहां पे इसके कई सारे विभाग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, ये फील्ड में जा रहा है, कई सारे इसके दुश्मन बन सकते हैं वहां पे। तो इसलिए क्या होता है, इन लोगों को ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आप देखेंगे कि इनोवा क्रिस्टा पीछे दो क्या स्कॉट लगी हुई है, समझ रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है सुविधा। पर जैसे जैसे प्रमोशन में बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको चलने के लिए कार नहीं है, विभाग ने कार नहीं दी हुआ। एक कॉमन कार है जिससे विभाग के सारे ऑफिसर चलते हैं। ये रियलिटी है सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैं वो नहीं हवाई नहीं बताऊंगा बातों को तुम लोगों को कि नहीं भाई हाँ करो ये मिलेगा काफिला हाँ मिलेगा। पावर बहुत ज्यादा है इसमें, मैं बोल रहा हूँ ना, पावर। और आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं सर। आप एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जितने भी सारे सिस्टम, पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। आप सिस्टम के सर्वेसर, बोला जाता है ना जिले का मालिक डीएम, बोलते हैं ना कि पावर पीएम से आती है सीएम को, सीएम से आती है डीएम को। ठीक, तो जो डीएम है उसके बाद बहुत सारा पावर होता है। ठीक, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को आपको पोस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एसडीएम के बाद जो फील्ड पोस्टिंग है अगर बात करें तो एसडीएम के बाद एडीएम को, एडीएम, फिर एक आईएएस अफसर को एक और पद दिया जाता है, सीडीओ। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। जितने भी वहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिले में, उसका ये चीफ होता है। जो बीडीओ होता है ना, बीडीओ आपने सुना होगा, पीसीएस के थ्रू बनते हैं। मैं पीसीएस के भी सारे पोस्टों को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके ऊपर जो होता है वो सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जितने भी जिले में तहसील पे जो बीडीओ बैठे हुए हैं, जो ब्लॉक पे बीडीओ बैठे हुए हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, वो सीडीओ करेंगे, और सीडीओ करेगा डीएम को। ठीक, तो ऐसे होता है। फिर एसडीएम के बाद एडीएम बनेंगे, एडीएम के बाद सीडीओ आप बनेंगे, उसके बाद आप डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वन ऑफ द पावरफुल पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो पद है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डीएम, जिलाधिकारी, आप जो भी कह लीजिए। ठीक, अगर बात करें तो इसको सुविधाएं आगे बात करेंगे। ठीक, फिर डिविजनल कमिश्नर। अब जितने भी डीएम है, एक डिविजनल कमिश्नर होता है, उसके अंतर्गत जितने भी 3-4 जिले आते हैं, वहां के जो डीएम होते हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, डिविजनल कमिश्नर को। यहां तक आपकी फील्ड पोस्ट है, यहां तक आपकी कौन सी पोस्ट है, फील्ड पोस्ट है। अगर बात करें एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको सैलरी मिलेगा 78,800। 78,800 जो है क्या है, आपकी सैलरी रहेगी। ठीक, फिर अगर बात करें डिविजनल कमिश्नर की तो 1,82,200, 1,82,200 सैलरी आपको मिलेगी। और खर्चे नहीं है सर, आप इसको मस्त इन्वेस्ट करिए पैसे को, क्योंकि सारी जो आपके खर्चे हैं वो तो सरकार उठाएगी सर। आपके लड़के को स्कूल जाना है, सरकार ने कार दिया हुआ है, यूज करो। आपको कपड़े पहनने हैं, वो खरीदना पड़ेगा, सारी चीजें सरकार नहीं देगी। ठीक, फिर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो ये क्या है, फील्ड पोस्ट है। फिर इसके बाद जो स्टेट में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी का। किसका पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी का। चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो वन ऑफ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है, किसकी, एक स्टेट में। ठीक, फिर अगर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, ये हाईएस्ट पोस्ट है आईएएस ऑफिसर की, ये भारत की सबसे बड़ी पद है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे बात करें तो कौन सा होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, तो आपको डिपुटेशन मिलेगा तो आप चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने। फिर अगर बात करें तो डीए मिलता है आपको, हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, बहुत सारे बंगला मिलता है, कुक मिलता है, गार्डनर मिलता है, सुरक्षा गार्ड मिलता है, और अन्य सारी चीज आपको मिलती है सर। और ये लोग फॉर्च्यूनर फ्लेक्स करते हैं ना, आज तक आप रील में देखे होंगे कि फॉर्च्यूनर पे लोग फ्लेक्स कर रहे हैं। सोचो यार, ये भारत का नेशनल सिंबल आगे लगा हुआ है, ये मस्त हूटर के साथ तिरंगा लगाए हुए जो कलेक्टर की गाड़ी आती है ना भाई साहब, फॉर्च्यूनर,
कई जगह इनोवा क्रिस्टा मिलता है, कई जगह फॉर्च्यूनर मिलता है। सोचो क्या रुतबा रहता है यार इस जॉब में, है ये तो मानना पड़ेगा। पावरफुल है, ठीक, हाँ, बट जब पावर ज़्यादा आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आती है। ये नहीं सोचिएगा सिर्फ पावर पावर पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक। आपका पूरा जिला आप ही को संभालना है, और कोई भी जिले में घटना घटती है तो निश्चित रूप से जो सीएम ऑफिस है, आप ही से जवाब मांगेगा और आपको ही जवाब तलब करना किया जाएगा, ठीक। और अगर बात करें यहाँ पे तो बिजली, टेलीफोन, सारी सुविधाएं मिलती हैं लोगों को पोस्टिंग के दौरान। अगर कहीं भी जाना है आपको पोस्टिंग के दौरान ड्यूटी पे, ठीक ना, कई लोग बाहर भी ड्यूटी के ही काम से जाना है अगर आपको, तो आपको 3 गाड़ियां मिलेंगी सर। एक गाड़ी मिलेगी जो आपकी ऑफिशियल व्हीकल होगी, और पीछे 2 पुलिस की गाड़ी है, एक आगे एक पीछे, आपको एस्कॉर्ट देने के लिए रहेंगे वहां पे, ठीक। ये जिले टू जिले वेरी करता है, बट जो मेरे जिले में, आसपास जिले में मैंने देखा है, वो क्या रहता है कि 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां लगी रहती हैं जो आगे से ट्रैफिक हटाते जाती हैं। राजा आता है ना जैसे सर, पीछे राजा देखता है, सामने से लोग हटते जाते हैं, वैसे ही होता है जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी जिले में निकलती है ना सर, तो सारे लोग साइड दे देते हैं उसको, ठीक। हुटर बजता रहता है, आगे से लोग, एस्कॉर्ट लगी हुई है, ठीक। देना भी चाहिए क्योंकि पूरे जिले की जिम्मेदारी है सर, ये ट्रैफिक में तो फंस नहीं सकता है, ठीक ना, बंदा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वही है कि कम से कम एक अधिकतम 3 अधिकारी गवन और 1 ड्राइवर मिलता है, ठीक। रिटायरमेंट के बाद भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको। सुरक्षा रिटायरमेंट के बाद भी दी जाती है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आपने रिस्की काम तो करना ही है सर, रिस्की काम तो वो करना ही है इसमें, तो उसमें क्या रहता है, आपको सुरक्षा मिलता है और पेंशन मिलता है। अब बात करते हैं असीमित घूस की, ब्राइब। देखो यार, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कभी भी बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बुराई होता है, समझ रहे हो। तो कभी भी तुम अगर ले रहे हो घूस, तो आज नहीं पकड़े जाओगे पर कल पकड़े जाओगे, पर पकड़े जाना तय है, पकड़े जाना तय है सर, आप नहीं बच सकते इससे, ठीक ना। अब आप खुद सोचिए कि कई सारी विजिलेंस टीम है जिनको गवर्नमेंट ने गठित किया हुआ है सिर्फ अधिकारियों पे कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए, तो वो सारे विभाग क्या करेंगे सर, उन लोग भी तो जिम्मेदारी है कि लोगों को पकड़े, डिपार्टमेंट में कुछ तो काम होना चाहिए ना, तो पकड़ लेती है, आप पकड़े जाएंगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपको कभी ना कभी पकड़ ही लेगी। ये देखिए, ये पूजा सिंघाल जी हैं, इथिक्स के पेपर में इन्होंने पास कर लिया था, इंटरव्यू भी पास कर लिया था, ये आईएएस बन गई थी, और इनको पैसे का लालच ऐसा आया, ये देख रहे हैं पीछे जो आप देख रहे हैं, जो इनके घर से बरामद हुई थी ये चीजें, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, अभी ये 26-27 साल की हैं सर। पैसा तो असीमित है, मैंने बोला ना, जहां पावर आएगा वहां पे पैसा आएगा। आपके पास पावर है तो लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक। पर आप खुद सोच के देखिए, आप एक बदलाव के लिए आए हैं यहाँ पे, अगर आप बदलाव नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है सर। अगर आपको पैसे से प्यार है तो आप इसमें नहीं आइएगा, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे आप, सिंपल सी बात है सर। वहां बचते आप बच गए तो रिटायरमेंट के बाद भी पकड़े जाएंगे। अभी मैं आगे बात करूंगा, जो चीफ सेक्रेटरी थे यूपी के अखंड प्रताप सिंह जी, मेरे ही नाम के थे, तो वो पकड़े गए हैं, और बहुत बुरा। आप खुद सोचिए, एक तो आप जॉब में हैं और आदमी करता है ना, रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद आप हाई कोर्ट का चक्कर लगाते रख जाएंगे, और जेल, इस समय तो जेल में है चीफ सेक्रेटरी, समझ रहे हैं। आप सोचिए, आप जिले के डीएम है, वही जिले की आपका एक दरोगा जो है आपको हथकड़ी लगा के लेके चला जाएगा सर। झांसी के डीएम की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया था, आर्मी का प्लॉट में कुछ स्कैम कर दिया था, तो झांसी के डीएम इस समय झांसी के जेल में बंद है सर। जो झांसी के कलेक्टर साहब है ना, उनको 2 कांस्टेबल मैंने देखा था, 2 कांस्टेबल ऐसे हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे। सोचिए क्या इज्जत होगी, रो रहे थे सर। ये करने से पहले उनको रोना चाहिए था ना सर, सोचना चाहिए था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर पैसे कमाने हैं तो यार बिजनेस कर लो, ट्रेडिंग कर लो, जो करना है वो कर लो, यहाँ पे पैसे के लिए नहीं आना। आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे कंफर्म है, और एक बार पकड़ लिए गए और एक बार तुम्हारा केस चलने लगा तो प्रमोशन भूल जाना, प्रमोशन नहीं होता है सर। अभी यूपी सरकार ने लाया था कि यहाँ के जो पीसीएस अधिकारी है उनको आईएएस में, वो होता है ना कि उन लोगों का प्रमोशन होना है, हर साल यूपीएससी जो है भेजती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बोलेंगे तो बता दूंगा कि पीसीएस एक आईएएस कैसे बनता है, ठीक ना। तो उन लोगों में 2 लोग थे, वो एलिजिबल थे, उन लोगों को सिर्फ इसलिए आईएएस नहीं बनाया गया क्योंकि उन 2 लोगों पे केस चल रहा था घूस लेने का। तो आप खुद सोचिए यार, प्रमोशन ही नहीं मिलेगा, आप जहां पे हैं वहीं पे अटके रह जाएंगे घूस लेने के चक्कर में। और जो आपका बैचमेट है वो आईएएस ऑफिसर, आप उसको सर बोलेंगे, सर अरे सर हाँ ये, समझ रहे हैं। तो अगर आपको पैसे के लिए आना है तो इस सर्विस में नहीं आइएगा, आज नहीं पकड़े जाइएगा, कल पकड़े जाइएगा, कंफर्म है, क्योंकि कोई नहीं बचा है सर, कोई बचा नहीं है, ठीक। ये देखिए अखंड प्रताप सिंह जी हैं, ये भी रो रहे हैं, ये पीछे देखिए खींच के लोग लेके जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश थे, 2003 में ये रिटायर हो गए थे, फिर 2005 में इनको
सीबीआई ने देखा, सोचिए 2003 में रिटायर हो गए थे, भी बंदा खुद रिटायरमेंट मस्त अपना एंजॉय कर रहा था, पर 2005 में सीबीआई को पता चला कि इनका आय से अधिक संपत्ति है। सीबीआई ने छापा मारा, पता चला कि इनका 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। तो एक आईएएस अफसर 100 करोड़ से अधिक, मैंने बताया ना सैलरी कितनी है सर, सैलरी आपकी कितनी है 2,25,000 तो चीफ सेक्रेटरी की है यार। 100 करोड़ की संपत्ति आपने कहां से बनाया, सबको पता है, इलीगल काम से बनाया। तुरंत सीबीआई ने छापा मारा, और ये क्या, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था उस समय। इससे कोर्ट पूछता रह गया कि भाई कहां से इतना पैसा लाया तू। इन लोगों को ना तुम तड़ाका में करके बात करूंगा सर, उसी के काबिल है ये। सोचिए लोग कितना भरोसा करते हैं नेताओं से, तो वैसे ही भरोसा उठ गया है जनता का। एक ऑफिसर को देखता है, एक यंग ऑफिसर जब जाता है ना जिले में, तो सबके एक भरोसे आंख चमक जाती है सबकी कि हाँ बाबू आए हैं मेरे लिए कुछ बदलाव करेंगे। ये भी जाके घूस ले रहा है यार, क्या होगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो है वो तो चल ही रहा है, जो उसका बढ़िया बिजनेस है, जो अपर मिडिल क्लास वो तो मस्त लाइफ जी रहा है। नेताओं से तो कोई उम्मीद है नहीं, इन लोगों से उम्मीद है, ये भी वही है। ठीक, अगर बात करते हैं कुछ भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर्स की, ये देखिए मोहिंदर सिंह थे, इन्हें 7 साल की जेल हो गई थी घूस लेने के लिए। आप लोग खुद सोचिए, 7 साल की जेल हुई थी सर घूस लेने के लिए मोहिंदर सिंह को, समझ रहे हैं। ये पंजाब के थे आईएएस ऑफिसर। एसपी जैन थे, ये भी 25 करोड़ का घूस लेते हुए पकड़े गए थे, इन्हें भी जेल हो गई। फिर अगर बात करें अशोक खेमका जी, इनको सिर्फ सस्पेंड इसलिए कर दिया गया। अशोक खेमका जी को एज ए मोटिवेशन आप लोग लीजिएगा या जैसे भी लीजिएगा, ये बहुत ईमानदार हैं। अशोक खेमका जी का 25 साल में 26 बार ट्रांसफर हुआ है सर। ये जिस विभाग में जाते हैं वहां की पोल खोल के रख देते हैं, ठीक ना। हाँ, ऐसा भी नहीं बनना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो आप बस घूस नहीं लेना है सर आपको। ठीक, के.एस. जावलकर जो थे 5 करोड़ घूस लेते हुए पकड़े गए। एस.सी. शर्मा जो थे वो करप्शन के लिए 4 साल इस समय जेल में, अभी भी जेल में है ये जो है, समझ रहे हैं। सोचिए 7 साल 4 साल के लिए आपका जेल हो जाएगा यार। इतनी मेहनत करके आप यहाँ पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कितना मेहनत करेंगे यूपीएससी के लिए, और मजा आप नहीं मार पाएंगे सर। मजा मारने का मतलब समझ रहे हैं, आप जो घूस ले रहे हैं ना, आप कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। 100% मैं बता रहा हूँ, जो घूस लेगा आगे आगे चल के 2 साल बाद, 4 साल बाद या 20 साल बाद उसको सीबीआई अरेस्ट करेगी, ईडी अरेस्ट करेगी, 100% वो जेल में जाएगा। आपका कितना भी नेताओं से अच्छा संबंध हो, आपको जेल जाना है सर। ठीक, तो एक इथिक्स होता है यार, इथिक्स लेके आना है सर्विस में। ठीक, पर बात करते हैं क्या सभी लोग ऐसे ही हैं, क्या कुछ अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं? बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं। सोचिए जब आप इथिक्स के साथ चलेंगे तो आप कितने बड़े बदलाव को ला सकते हैं अपने जीवन में। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अशोक खेमका जी का एग्जांपल मैंने दिया आपको, दुर्गा शक्ति नागपाल जी का मैंने बात किया। इन्होंने क्या किया था, जो पूरी इलीगल माइनिंग हो रही थी उसका पूरा भंडाफोड़ कर दिया था। पर देखिए किस्मत यार, सरकार ने इनको क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक, फिर ये जो है आर्मस्ट्रांग पेमे जी, ये बहुत फेमस है। इन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बनवा दिया था सर, बिना सरकार की सहायता के। बिना सरकार की सहायता के, सिर्फ फंडिंग, पब्लिक फंडिंग के आधार पर इन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बना दिया था। और वहां की जनता को एक मिसाल दिया था कि हाँ, अगर चीज अच्छी से की जाए, चीजें ईमानदारी से की जाए, तो बहुत सारा बदलाव आप ला सकते हैं। मैंने बोला ना कि दुआएं लेके जाइएगा सर, इस सर्विस में आइएगा तो पैसे का तो नहीं पता, इज्जत बहुत है सर। इज्जत, पावर, सारी चीजें मिल रही हैं आपको, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, तो फिर घूस का नीड क्या है सर आपको। ठीक, तो आप जब भी बनिएगा, मेरे को भरोसा है कि आप बनेंगे यार, ठीक है, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो आप जब भी बनिएगा पॉजिटिव चेंजेस लाइए। सारी चीजें मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इन लोगों का पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर। इतना उम्मीदें रहती है ना, मैं सच बताऊं तो भारत में नेताओं से कोई उम्मीद मैं नहीं करता हूँ, समझ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों से हैं, कुछ लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, पर एक ऑफिसर से उम्मीद आती है लोगों को। एक जो होता है, माँ बाप जो होते हैं लोग, वो एक बच्चे को ऑफिसर क्यों बनाना चाहते हैं पता है? तो जाते हैं तो देखते हैं विभाग में सर उन्होंने धक्का खाया हुआ है, तो चाहते देखते हैं कि साहब हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा लड़का वहां बैठे और कुछ बदलाव लाए, समझ रहे हैं। तो आपको उनके सपनों पे खरा उतरना है सर, बदलाव लाना है सोसाइटी में। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पैसे से प्यार है, पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, तो आप इसमें नहीं करिएगा, आइएगा, आप बिजनेस कर लीजिए, आप जो भी कर लीजिए। हाँ, अगर आप इन लोगों से भी चालाक हैं, सीबीआई और ईडी से, तो आइए और घूस लीजिए, घूस तो अपरंपार है इसमें। ठीक, इनवाइट कर रहा हूँ आप लोगों को, आइए, बट पकड़े जाएंगे, समझ रहे हैं। आप इन लोगों से अधिक होशियार नहीं हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आईपीएस पे होगी। ऐसे ही मैं सारे यूपीएससी के, फिर स्टेट सिविल से जो पीसीएस का होता है उसके सारे पोस्टों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आप लोगों को क्या वीडियो में कमियां लगी या फिर क्या अच्छाइयां लगी, वो कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करेंगे ऐसे वीडियोस लाते रहने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन लोगों को भी पता चले कि एक आईएएस की सच्चाई क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।